हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशय गुप्ता और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 4। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद उन सभी वीडियोस को भी एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इस पार्ट 4 के पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने रेजिस्टेंस तक सभी चीज़ों को पढ़ लिया था। पार्ट 3 में हमने रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला देखा था, R इज टू रो एल बाई ए। ठीक है, आज इस रो के बारे में यानी रेजिस्टिविटी के बारे में जानेंगे और इस फॉर्मूला पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अच्छा, पार्ट 2 में ये ग्राफ गलती से छूट गया था, उसको अभी यहाँ कवर कर लेते हैं। V और I का जो ग्राफ होता है यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो ग्राफ होता है, सभी ओमिक कंडक्टर्स के लिए यानी ऐसे कंडक्टर्स, ओमिक कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करें। ठीक है, सभी ओमिक कंडक्टर्स के लिए ये ग्राफ लाइन स्ट्रेट होता है। ठीक है, एक लाइन ऐसा होगा स्ट्रेट, और जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो न करें उन्हें हम कहेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, उन्हें हम कहेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो ज़्यादातर कंडक्टर्स नॉन ओमिक ही होते हैं क्योंकि ओम्स लॉ बहुत ही आइडियल कंडीशन के लिए होता है, जैसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओम्स लॉ वहीं पर वैलिड होता है जहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहे, यानी टेम्परेचर में कोई भी वेरिएशन ना हो। तो जब भी किसी भी वायर से करंट पास होता है उसमें थोड़ा मोड़ा हीट तो जनरेट होता ही है, यानी जब उसमें हीट जनरेट होगा तो वो टेम्परेचर वहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ओम्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट में ही वैलिड होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोग उतना टफ अभी नहीं पढ़ पाएंगे तो अभी हम सिर्फ ओमिक कंडक्टर्स यानी आइडियल कंडीशन वाले को मान के चलेंगे ऐसा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, रियलिटी में इस तरीके का स्ट्रेट लाइन हम लोगों को बहुत रेयरली ही देखने को मिलता है। ठीक है, एक और बात, यहाँ पर एक ये ग्राफ लाइन इस तरीके से है, अगर क्वेश्चन में दे दे एक और ग्राफ लाइन ऐसे, इसका नाम A, इस वायर का नाम A और इस वायर का नाम B, और क्वेश्चन में पूछा जाए वायर A और वायर B दोनों का VI ग्राफ ऐसे प्लॉट किया हुआ है, वी हैव टू स्टेट दैट विच वायर इज हैविंग हाई रेजिस्टेंस, A के पास ज़्यादा रेजिस्टेंस है या B के पास। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है A, क्योंकि हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं बनाना कैसे। जो भी ग्राफ लाइन इस पोटेंशियल के ज़्यादा नज़दीक होगा, ए वाला ग्राफ लाइन V के ज़्यादा नज़दीक है पोटेंशियल वाले एक्सिस के, या फिर B, तो A वाला जो ग्राफ लाइन है वो पोटेंशियल वाले एक्सिस के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए A का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको अगर हमको और समझना है तो हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट को उठाते हैं, इस पॉइंट को पकड़े, यहाँ पर हम V को और I को देखेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से इस ग्राफ का भी कोई एक पॉइंट को यहाँ पर पकड़ते हैं। ठीक है, इसका भी V और इसका भी I को हम देखेंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट को देखने पर हमको ये समझ में आ रहा है कि जब वोल्टेज ज़्यादा है, यानी यहाँ से यहाँ तक इतना है वोल्टेज, तो करंट थोड़ा सा है, यानी इस वाले कंडक्टर A में ज़्यादा वोल्टेज देने के बाद भी करंट कम है ना। यहाँ पे वोल्टेज 1.2 से कुछ ज़्यादा है और करंट 0.2 से कुछ कम है। ठीक है, लेकिन इस वायर B को अगर हम ध्यान दें तो इसका कोई पॉइंट को पकड़े, यहाँ पर इसका वोल्टेज 0.8 के आसपास है, यानी वोल्टेज तो कम है ना, A से कम है, लेकिन फिर भी इसमें करंट 0.2 से काफ़ी ज़्यादा है। मतलब B वाले में कम वोल्टेज देने के बाद भी ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है। इसका साफ साफ मतलब होता है कि B का रेजिस्टेंस कम है और A का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम आगे आते हैं रेजिस्टिविटी पर। रेजिस्टिविटी क्या होता है? जनरली स्टूडेंट्स लोगों में ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक ही चीज़ है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दो अलग अलग चीज़ है। रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, हर अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है, लेकिन रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा और रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा।
ठीक है, यानी रेजिस्टिविटी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन नेचर बट रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी अलॉन्ग विद द लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं एक बार। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विच इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना है, ये वर्ड मटेरियल यूज़ किया गया है। ठीक है, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, कंडक्टर या वायर नहीं बोला गया। ठीक है, मटेरियल यानी वो किस मैटर का बना हुआ, किस तरह के चीज़ का बना हुआ है, उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट, उसका कोई भी डायमेंशन से रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आता है। हर अलग अलग सब्सटेंस का अपना अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है। जैसे आयरन का कुछ अपना अलग रेजिस्टिविटी है, एल्यूमिनियम का कुछ अलग है, सिल्वर का कुछ अलग है। जिस भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी कम होगा उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा। ठीक है, जिस भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा यानी रुकावट करने का क्षमता ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक, जनरली द कंडक्टर्स हैव लो रेजिस्टिविटी एंड इंसुलेटर्स हैव हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, एक और चीज़, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। इट डू नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एनी डायमेंशन ऑफ द वायर। ठीक है, ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, यानी अगर बॉडी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा हुआ तो उसके हिसाब से उसका रेजिस्टिविटी वैरी करेगा, लेकिन डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। इसको आगे देखते हैं। रेजिस्टिविटी क्या है, इसका डेफिनेशन प्रॉपर जो हमें एग्जाम में लिखना होगा अगर आ जाए तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। यानी यहाँ पर यूनिट लेंथ लिया गया है और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया लिया गया है। मतलब ऐसा कंडक्टर जिसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, अगर इसका भी वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और ये जो लेंथ है वो 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, मतलब जितना एरिया है 1 यूनिट उतना ही लेंथ भी हो 1 यूनिट, तो ऐसे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी का एक और नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टर है उसका डायमेंशन को स्पेसिफिक कर दिया गया है, स्पेसिफाई कर दिया गया है। किसमें? तो यूनिट लेंथ में और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में स्पेसिफाई कर दिया गया है। यानी जब लेंथ भी 1 होगा और क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 होगा तभी उसके रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी करेंगे। यानी स्पेसिफिक डायमेंशन वाले रेजिस्टर का रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी कहेंगे। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? तो रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, लेकिन रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर। तो ये डिफरेंस हुआ। ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में हम लोगों को डिफरेंस दिमाग में रखते जाना है, क्योंकि ज़्यादातर जो कन्फ्यूजन होता है वो ऐसा होता है कि दोनों सेम चीज़ है। आगे आते हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम इफ द डायमीटर ऑफ द वायर यहाँ पर होगा ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल। इस क्वेश्चन को बनाने में 2 मिनट लगना चाहिए। वीडियो को पॉज करिए, 2 मिनट में बनाइए, उसके बाद फिर हम इसका सॉल्यूशन को चेक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया वो यहाँ पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ था लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, 1 मीटर का लंबाई का वायर है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 26 ओम का। अच्छा, डायमीटर है 0.3 मिलीमीटर। इस मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसको यूज़ करेंगे। अच्छा, डायमीटर 0.3 मिलीमीटर है तो रेडियस कितना होगा? डायमीटर का हाफ यानी 0.3 का हाफ, तो 0.15 मिलीमीटर। हम लोगों को रेजिस्टिविटी निकालना है। ठीक है, रेजिस्टिविटी यानी कि रो का वैल्यू कितना होगा, ये होता है रो, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, R = ρl/a। इसी फॉर्मूला के हेल्प से बनाएंगे। R का वैल्यू 26 ओम पुट कर दिए, रो अपने को नहीं पता यानी रेजिस्टिविटी नहीं पता तो उसको वैसे ही छोड़ दिए। लेंथ पता है ना 1 मीटर, तो उसको वहाँ पे लिख दिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? वायर एक सिलेंड्रिकल शेप का पार्ट होता है ना, सिलेंडर जैसा होता है वायर। ठीक है, वायर एक सिलेंडर होता है, तो इस सिलेंडर का ये पार्ट क्या होता है? सर्कल।
ये सर्कल होता है, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से। तो एरिया का वैल्यू हो गया पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस कितना है 0.15 मिलीमीटर, लेकिन यहाँ पर लेंथ है मीटर में और रेडियस है मिलीमीटर में, तो रेडियस को भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम 1000 से डिवाइड किए, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, तो आर की जगह पे 0.15 mm, तो 0.15 को mm को मीटर में करने के लिए 1000 से यहाँ डिवाइड किए 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर था, फिर यहाँ पे हो गया मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे 1 मीटर था और आर स्क्वायर है ना, यानी मीटर स्क्वायर होगा ना, तो 1 मीटर यहाँ पर ये और 1 मीटर स्क्वायर यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो नीचे में सिर्फ 1 मीटर बचा। आगे आते हैं, ये जो 7 है और ये जो 1000 और ये जो 1000 है, ये सबसे नीचे है, तो ये सबसे ऊपर चले जाएंगे, यानी हो जाएगा रो इंटू 7 इंटू 1000 इंटू 1000, नीचे रहेगा 22 इंटू 0.15 इंटू 0.15, यहाँ पर रो रहेगा, ठीक है। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इक्वल टू के राइट हैंड साइड में हम सिर्फ इसको छोड़ेंगे, रेजिस्टिविटी को छोड़ेंगे, बाकी सभी टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो जो डिनोमिनेटर है राइट हैंड साइड में है वो बन जाएंगे न्यूमरेटर लेफ्ट हैंड साइड में, यानी 22 इंटू 0.15 इंटू 0.15, और ये 7 इंटू 1000 यहाँ पर डिनोमिनेटर हो जाएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 1.838 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, यानी वो जो वायर है उसका रेजिस्टिविटी है 1.838 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज डबल्ड ऑन इट, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन हालांकि मुंह में बनने का क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा 2 सेकंड में, लेकिन फिर भी आपको 1 मिनट देते हैं। चलिए इसको पॉज करिए, बनाइए और आंसर चेक करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। चलिए आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम है, उस वायर को उसके ऊपर में डबल कर दिया गया, यानी कि उसको उस वायर के मिड पॉइंट से फोल्ड करके यू शेप बनाया गया और फिर उसको आपस में ट्विस्ट कर दिए। यानी कि जैसे एक वायर है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक वायर है, इसको हम इस जगह से फोल्ड किए और इसको वापस इसमें ही ऐसे मोड़ दिए, ठीक है। यानी अब जो वायर हो गया वो एक ऐसे हो गया, ठीक है, यहीं पर हो गया। तो जो नया वायर है इसका क्या रेजिस्टेंस होगा, हमको ये निकालना है, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट तरीका क्या है, सीधा सीधा समझना है। जब वायर को आपस में फोल्ड किया गया, यानी लेंथ हो गया हाफ ना, तो रेजिस्टेंस उसका स्क्वायर गुना कम हो जाएगा। यानी हाफ का स्क्वायर क्या होता है, यानी 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, यानी नया रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ 4, यानी कि 1 ओम, ठीक है। इसको समझते हैं सॉल्व कैसे करना है। अगर हम ओरिजिनल लेंथ को L मान लें, उस वायर का जो ओरिजिनल वायर था, ठीक है, ये वाला ओरिजिनल वायर, इसका लेंथ को L मान लें, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा उसको हम A मान लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A मान लें और रेजिस्टिविटी को रो मान लें। तो एक फॉर्मूला जानते हैं, R यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L/A, ठीक है। R का वैल्यू 4 ओम दिया हुआ था। अब ना तो वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, अगर वायर को उसके खुद के ऊपर ही फोल्ड कर देंगे तो नया लेंथ क्या हो जाएगा, ठीक है, नया लेंथ क्या हो जाएगा, डेफिनेटली हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है और फिर 5 मीटर वाले पॉइंट से उसको फोल्ड कर दिया गया, घुमा दिया गया, तो अब जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगा वो कितना होगा 5 मीटर, यानी हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो नया लेंथ क्या हो जाएगा L/2। और एक बात यहाँ पर, जब इस वायर को आपस में फोल्ड किया गया, उसके ऊपर फोल्ड किया गया, तो वायर थोड़ा सा थिक हो गया होगा ना, थोड़ा सा चौड़ा हो गया होगा, तो नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पहले से डबल, ठीक है, क्योंकि 2 वायर हो गया। एक वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया A होता है, 2 वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया 2A हो जाएगा। और रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं करेगा ना, क्योंकि वायर का मटेरियल को नहीं चेंज किया जा रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वायर को फोल्ड किया जा रहा है, तो रेजिस्टिविटी वही रहेगा, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने, बिकॉज रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। अब नया रेजिस्टेंस को अगर हम R मान लें, तो नया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही रो L/A। L के जगह क्या होगा नया लेंथ यानी L/2, और एरिया की जगह क्या होगा नया एरिया यानी कि 2A, यानी R क्या हो जाएगा रो L/4A, रो L/4A। अच्छा, ये रो L/A इसका वैल्यू ऊपर अगर हम देखें तो कितना था 4 ओम था ना, यानी अब R कितना हो जाएगा 4 ओम/4, ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1 ओम, यानी नया रेजिस्टेंस कितना हो गया 1 ओम।
उम्मीद है आप लोगों को ये सभी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट रह रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट ज़रूर पूछ लीजिएगा। आगे आते हैं, एक यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट जो एक थोड़ा सा ट्विस्टी क्वेश्चन है, जो मैंने खुद कंफ्यूज करने के लिए, कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए बनाया है। वो ये कि we know that the resistance of a conductor of unit length and unit cross section area is called its resistivity। यानी रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन देते टाइम हम इन दो बातों का ध्यान रखते हैं कि उसका लेंथ भी यूनिट होना चाहिए और उसका एरिया भी यूनिट होना चाहिए। ठीक है, जब लेंथ भी यूनिट हो और एरिया भी यूनिट हो तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम का तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। अगर एरिया भी 1 है और हाइट भी 1 है तो वॉल्यूम भी 1 हो जाना चाहिए। तो क्या डेफिनेशन में हर बार हम लोगों को यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया मेंशन करना ज़रूरी है क्या इसके जगह पे हम यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया को हटा के यूनिट वॉल्यूम नहीं लिख सकते? अगर लिख सकते हैं तो क्यों, और अगर नहीं लिख सकते तो क्यों नहीं लिख सकते? इंस्टेड ऑफ राइटिंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैन वी राइट यूनिट वॉल्यूम। यानी रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन में इसको यहाँ से यहाँ तक हटा के, ठीक है, इसको हटा के हम सिर्फ यूनिट वॉल्यूम लिख दें तो क्या ऐसा चलेगा? क्या डेफिनेशन सही होगा या नहीं होगा? ठीक है, अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों? इसको समझते हैं, देखते हैं। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते। हम लोग यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हटा के यूनिट वॉल्यूम नहीं लिख सकते, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि उसका एरिया भी 1 हो और लेंथ भी 1 हो। इसको समझने के लिए मान के चलते हैं कि ये एक सिलेंडर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है। तो जब इसका एरिया भी 1 और लेंथ भी 1 तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ, यानी कि इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक बात। लेकिन अगर हम इस वाले सिलेंडर को देखें जो थोड़ा सा इससे पतला है, इस पहले वाले सिलेंडर से थोड़ा सा पतला है और डबल लेंथ का है, तो अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ है, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ है और इसका लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इसका वॉल्यूम भी हो जाएगा हाफ इंटू 2, यानी इसका भी वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि ये जिस मटेरियल का बना हुआ है उसी मटेरियल का ये भी बना हुआ है, तो क्या दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा? नहीं होगा। दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो इससे 1/4 टाइम्स होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर लेंथ 1 है, यहाँ पर लेंथ 2 है, तो भाई लेंथ के हिसाब से तो पहले ही इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे डबल हो गया। उसके बाद यहाँ पे एरिया 1 है, यहाँ पे एरिया हाफ है, यानी एरिया कम हो गया, एरिया हाफ हो गया। तो एरिया के घटने से रेजिस्टेंस फिर डबल होता है, यानी 2 गुना का फिर से 2 गुना हो गया, यानी रेजिस्टेंस कितना गुना हो गया? 4 गुना। यानी अगर इसका रेजिस्टेंस 10 है तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 40। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन देते वक्त अगर हम यूनिट वॉल्यूम लिखें तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि यूनिट वॉल्यूम इस वाले केस में लिया जा रहा है या इस वाले केस में लिया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम रेजिस्टिविटी लिखेंगे तो यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ को हमको स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम का कई सारा मतलब हो सकता है कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया 1/3 हो जाए और ये लेंथ 3 हो जाए, तो भी उसका वॉल्यूम 1 ही होगा, लेकिन उसका रेजिस्टेंस फिर कुछ अलग हो जाएगा, वो 90 हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से जब भी रेजिस्टिविटी को लिखेंगे तो हमेशा यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखना ज़रूरी है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन नहीं क्लियर हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लियर हो गया तो बहुत अच्छा बात है, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ये उतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये था पार्ट 4 फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोगों को सभी चीज़ समझ में आ गई होगी। मिलते हैं पार्ट 5 में, तब तक के लिए गुड बाय।